पढ़ेंगे NIS का क्लास 10th का SST का जो चैप्टर 5 है उसके बारे में। चैप्टर का नाम है भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। जिस समय जैसे कि 1757 से 1857 तक पूरे 100 साल के इस बीच में 100 साल में जो ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा, इसके ऊपर इंडिया के ऊपर जो असर पड़ा था उसके बारे में हम इसमें समझेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ था, कैसे कैसे उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा किया और कैसे अपना शासन चलाया और कैसे उन्होंने आर्थिक तरह से भारत को बर्बाद किया था। ठीक, आर्थिक प्रभाव कैसा पहुंचा भारत के ऊपर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। शीर्षक में मिलेगा हमें इसमें क्या क्या, भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव, वही सेम चीज। अर्थ में देखेंगे इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की भावना का भी उदय हुआ। इसका जब असर पड़ा, जब गरीबी, गुलामी, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर आई, तो राष्ट्रीयता का मतलब ये होगा कि एक राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति इनकी जागरूकता जगी। ठीक है ना, एक एकजुट होने लगे, अपने देश के प्रति एकजुट होने लगे, राष्ट्रवाद जगा। ठीक, राष्ट्रवाद क्या होता है, जो अगर बात करते हैं हम सिर्फ राष्ट्रवाद की, तो अभी हमने कुछ चैप्टर में पढ़ा था, पहले भी पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवाद मतलब किसी घर के प्रति, किसी गांव के प्रति, किसी मोहल्ले के प्रति, किसी समाज के प्रति अपनी समर्पण, पूर्णतः समर्पण होना, उसको राष्ट्रवाद एक तरह से कहते हैं, या फिर परिवारवाद कहते हैं, या किसी चीज पे डिपेंड हो जाना। उसके वाद जहां शब्द आ गया तो किसी चीज से बहुत ज्यादा गहरा लगाव हो जाता है। ठीक है ना। और राष्ट्रीयता जानते ही हो, जिससे राष्ट्रीय जागरूकता तथा ब्रिटिश शासन के लोगों के विद्रोह की भावना पैदा हुई। अब इसी की वजह से लोगों के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश शासन का विद्रोह जग गया। ठीक है ना, अंदर बहुत ज्यादा क्या हुई, घृणा आ गई उनके अंदर कि इनसे हमें अपने देश को आजाद कराना ही कराना है। गुलामी से ऐसे के थक चुके थे ये लोग, तो उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा था। भारत में उपनिवेशीकरण के तरीके। भारत में मतलब उपनिवेश क्या होता है, जैसे कोई एक राज्य है, एक देश है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जैसे समझ लो आप हो, ठीक है ना, आपने क्या किया, एक अपनी कंपनी खोली, ठीक, कोई सी भी कंपनी XYZ खोल ली। तो कंपनी से क्या किया आपने, किसी दूसरे राज्य में एक और ब्रांच खोल ली, फिर किसी और राज्य में एक और ब्रांच खोल ली, बहुत सारी आपने ब्रांचें खोल ली, और इसी तरह से आपका ये क्या होगा, एक उपनिवेश हो गया हर राज्यों में। ठीक है ना, एक दूसरा रहने का ठिकाना बन जाना, उपनिवेश। निवेश कहीं जहां इन्वेस्ट कर पा रहे हो, एक दूसरा निवेश हो गया उपनिवेश, दूसरी जगह जाके भी हम निवेश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एक तरीके से हो गया, क्योंकि कंपनी वाले वहां से आके यहाँ पे अपना कब्जा कर रहे थे, यहाँ बिजनेस कर रहे थे। ठीक है ना, और यहाँ से सारा लूट के अपने देश ले जा रहे थे। एक तरह से दूसरा देश जो अपने देश के अलावा भी उनके अंडर में हो, ठीक, जैसे अब ये देश तो तुम्हारे पास कब्जे में है ही, दूसरा देश भी तुम्हारे कब्जे में हो गया, दूसरा देश भी तुम्हारे कब्जे में हो गया, और सारे भी कब्जे में हो गए। इस तरीके से सारे उपनिवेश तुम्हारे बन गए। 1600 में इंग्लैंड भारत के साथ व्यापार को नियंत्रित करने में सफल हुआ। 1600 ईस्वी में व्यापार के माध्यम से, पहले आए कैसे थे ये लोग, आए थे हम अपना वो व्यापार करेंगे, सामान बेचेंगे, हम कच्चा माल यहाँ से लेंगे, हम अपने देश ले जाएंगे, फिर उल्टा ही लाके यहाँ पे इंडिया पे थोपने लग गए। वहाँ से बना के लाते, इंडिया में बेचते, इंडिया से खरीद के भी ले गए सस्ते में, वहाँ से बना के भी ला रहे हैं और महंगे में बेच भी रहे। पूरी तरह से इसका क्या कर रहे, दोहन कर रहे थे, एक तरह से लूट रहे थे। सफल हुआ तथा उसने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। अब वो यहाँ पे जब आना उनका सफल हुआ व्यापार, तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर दी। कहाँ, इंडिया में। 1613 में उसने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक, तो पहली जो इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई, वो फाउंडेशन किया वो सूरत में कपड़े का मिल किया। ठीक है ना, सूरत की साड़ी वगैरह, जैसे गुजरात में, गुजरात के बाद सूरत है, वो बहुत फेमस है। ठीक, ठीक उसी तरह से इन्होंने भी वहीं पे उस टाइम में कंपनी डाली थी, पहली कंपनी, और कपड़े का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे थे। तो पहली कंपनी उन्होंने वहाँ डाली थी, लेकिन आए गोवा में थे, फिर धीरे धीरे कलकत्ता वगैरह में ये फैलने शुरू किए थे, बंगाल वगैरह में। प्लासी के युद्ध 1757 तथा बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश के लिए भारत पर विजय के द्वार खोल दिए। प्लासी का युद्ध जो जीते थे,
बक्सर का युद्ध जीते। इससे इनकी इच्छाएं बढ़ गई कि इन्हें लड़ाई में इंटरेस्ट आने लगा कि हम लड़ाई कर लेंगे, वहां का जीत लेंगे तो वो हमारा कब्जा हो जाएगा। ऐसे ही पूरा फिर ये बाहर से अपनी सेना मंगाने लगे, अपनी टीम, कंपनी, गोला बारूद सब करके ये देश को कब्जा करने लग गए। आंगल मैसूर युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की वीरतापूर्ण हार तथा मृत्यु के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, एकदम जम के लड़े थे टीपू सुल्तान, और उनके मरने के बाद ये युद्ध खत्म हुआ। कनार, कोयम्बटूर तथा श्रीरंगपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार में ले लिए गए। अब उस क्षेत्र के जितने लगभग ये थे बंदरगाह, मतलब एक समुद्री जहाज आते जाते, पहले तो कोई प्लेन नहीं आता था, समुद्री जहाज ही आते जाते थे, तो उसके लिए वही थे पोर्ट, बंदरगाह, जहाँ पे वो रुकते थे, और वहाँ से उनके बड़े बड़े जहाज वहीं खड़े रहते थे। वो सामान खरीद, पूरा लूटपाट करना, खरीदना बेचना, वो सब यहाँ लाते फिर चले जाते थे। समय काफ़ी लगता था पहले आने जाने में। 1799 में इन्होंने सब कब्जा कर लिया। आंगल मराठा युद्ध, अंग्रेजों ने पेशवा राव को हराया। अब उसके बाद इन्होंने पेशवा राव को भी हरा दिया, उसको गद्दी से हटाया तथा उसके सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। पेशवाओं को हरा के इन्होंने उनके सारे सिंहासनों पर, राज्यों पर कब्जा कर लिया जो उनके अंडर में थे। आंगल सिख युद्ध, आंगल मतलब ये अंग्रेज ही है यहाँ पे, आंगल वही है जो अंग्रेज थे, ठीक है ना, जो भारत में आके जैसे कंपनी के व्यवसाय से आए और फिर भारत में आके बस गए। बसने के बाद ये इन्होंने अपना फिर विस्तार शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा। तो ये देखो आंगल से ही हमेशा युद्ध हुआ है। और उसके बाद सिखों से युद्ध हुआ। पंजाब पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया। ठीक, लॉर्ड और नहीं, मतलब ये भगवान थोड़ी ना थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, ये एक इंसान था। ठीक, इंसान ही समझो, इसे कोई लॉर्ड नहीं है, भगवान होगा नहीं है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। उनके राज्य में कब्जा करके और उनके बेटे को पेंशन देने लगे और इंग्लैंड भेज दिया उन्हें। जल्द ही और बहुत सी देसी रियासतों को सिंध नीतियों, विलय की नीति और सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। सहायक संधि क्या होती है? जैसे तुम्हारे लिए अपनी सेना भेज देना और तुम्हें उनका खर्चा उठाना। ये तो तुम्हारे सर उल्टा बोझ लाद दिया। सैनिक हमारे, परिवार हमारा, तुम्हारे घर रहेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे, उसको खाना खिलाना, सारा तनख्वाह सब तुम्हें देना है। भाई इससे अच्छा तो हम अपने ही लोगों को हम रख लेंगे, हैं? और वो उनको हम तनख्वाह देंगे, वो विदेश ले जाएंगे सारा पैसा लूट के। इसी तरह से भारत को कंगाल करते गए ये लोग। कर लिया। विलय नीति मतलब उनको, राज्य को अपने में शामिल कर लेना, मिला देना, विलय नीति होती है। आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव क्या हुआ? अंग्रेजी व्यापारिक वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचने में सफल हुए, क्योंकि विदेशी वस्तुओं को भारत में बिना कर चुकाए आने दिया गया। अब ये क्या हो गया कि वहाँ से बिना टैक्स के इनकी, अब जब इनका कब्जा हो गया तो बिना टैक्स के अपनी मनमानी कर रहे थे। लाओ बेचो, हमारा घर है, आ जाओ आ जाओ, ठीक ना, खुला गेट था, आने लगे। भारतीय हथकरघा वस्तुओं का निर्यात हेतु अत्यधिक कर लगाए गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंडिया की चीज़ें थी, अगर तुम्हें विदेश भेजना है तो उसके ऊपर ये अपने सामान को तो टैक्स फ्री कर दिया, इनके वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, तब ले जाके बेचोगे कहते थे। जब ज़्यादा टैक्स लगने लगा तो कोई बेचेगा क्यों, कह रहने। तो फिर धीरे धीरे यही होता गया कि भारत में सारी चीज़ें खत्म होती गई, व्यापार ठप होने लग गए, भुखमरी आने लग गई। जब उनके इनकम ही नहीं हो रहे तो नुकसान ही होना था। इससे भारतीय हथकरघा उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और इसका पतन हो गया। जो हाथ से हैंडलूम वगैरह थे खत्म हो गए। भूमि राजस्व नीति का प्रभाव। अब भू राजस्व नीति क्या हो गई? टैक्स। स्थायी बंदोबस्ती, महलबारी बंदोबस्ती तथा रैयतबारी बंदोबस्ती जैसे भूमि राजस्व नीति ने भूमि जोतदारों के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा की। अब ये बंदोबस्ती, मतलब इतनी बंदोबस्ती आ गई, इतने नियम इन्होंने बना लिए। स्थायी बंदोबस्ती हो गई,
बारी बंदोबस्ती होगी, रैयत बारी बंदोबस्ती हो गई, और भूमि स्वामित्व नीति है, जमीन, और उसके बाद जो जोतदार थे, ये कई तरह के नियम इन्होंने बना दिए, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी परिस्थितियां अलग अलग कठिनाइयां पैदा होने लगी। ना खेती सही से हो पा रही थी उन लोगों से, अगर खेती करते तो टैक्स देने में उन्हें समस्या हो रही है, आधे से ज़्यादा तो उनका टैक्स में चला जाता था, हमेशा नई नई कोई नीतियाँ ला के थोप दी जाती थी उनके ऊपर। ठीक, स्थायी बंदोबस्ती कर दी गई, और ये महलबारी बंदोबस्ती, रैयतबाड़ी, तमाम तरह की बंदोबस्ती कर दी। उन्हें इतनी बंदोबस्ती कर दी कि सबकी बंदोबस्ती बेकार हो गई। मतलब उनको ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए अलग अलग कानून उनके ऊपर थोपे जाने लगे, अलग अलग व्यवस्था बनाई जाती रही, जिससे ताकि किसान और बर्बाद होता चला गया। अब जो स्थायी बंदोबस्ती है, स्थायी बंदोबस्ती क्या थी, इसके नियम के अंडर में क्या था कि सरकार को एक लिमिटेड, सरकार ने एक निश्चित कर दिया कि हमें तुम 100 रुपये दे देना टैक्स, चाहे उन्हें महीने का किया हो, चाहे दिन का, क्या हफ्ते का कर दिया हो, या फसल का कर दिया हो, वो अपने हिसाब से उन्होंने एक फिक्स कर लिया जमींदारों से। ठीक है, उनके स्वामित्व वाली जो जमींदार थे ना, उनके मतलब जो स्वामित्व वाली ज़मीन थी, जो उनके कब्जे में ज़मीनें थी, उस पर उन्होंने बराबर कर दिया एक निश्चित कि तुम्हें सरकार को इतना टैक्स देना है। अब उनके तो हो गए मजे, देना उन्हें 100 रुपये था, मांगते कितना थे, +100। ये जाएगा किसके ऊपर सारा लोड, जो मजदूरों के ऊपर। ठीक है ना, जो खेती करने वाले थे वो देंगे कहाँ से, जमींदार अपना फायदा कर रहा है और वो आगे ले जाके आधा देता है, वो अपना भी बेनिफिट बना रहा था, यहाँ सब मारे चले गए। तो जब स्थायी बंदोबस्ती का मतलब यही है कि सरकार को एक स्थायी, एक निश्चित मात्रा में कर देना, भूमि कर देना। ठीक है ना। अब बात करते हैं महलबारी बंदोबस्ती। इसके अंदर जो गांव का सरपंच होता था, मुखिया होता था, हेड, ठीक है ना, वो क्या करता था, कहता गवर्नमेंट को, जो सरकार थी, कहता ठीक है, सरकार कहती ऐसा कि हम तो भाई वहाँ तक नहीं जाएंगे, तुम एक काम करो, तुम आगे टैक्स वसूलो सबसे, ठीक, सबसे टैक्स लो और ला के तुम हमें दे दो। ठीक, अब इसने कहा सरकार आपको देना कितना है, उन्होंने कह दिया हमें तुम 25 रुपये दे देना। कहा ठीक है सरकार, यहाँ जाके कह दिया 75 रुपये देना है, 50 मेरे, 25 सरकार खाएगी। ठीक है ना। जैसे क्या होता है, चपरासी, किसी बड़े अधिकारी का चपरासी जो होता है, वो अगर कोई काम करने जाओ तो क्या कहेगा, कहेगा कुछ खर्च करो तो साहब काम कर देंगे, ऐसे थोड़ी ना, इतने अधिकारी हैं डायरेक्ट थोड़ी ना लेंगे घूस। कहते अच्छा ठीक है, फिर कहते साहब को आप हमें दो, हम साहब को देंगे। साहब को उन्होंने दिया, कहा कितना, कहा 100 रुपये खर्च करो। ठीक है, गए साहब के आगे, साहब अंदर बैठे पड़े कैबिन में, यहाँ गए साहब को 50 रुपये पकड़ा दिए हैं, और पता चला 50 भी ना देखे वो 20 रुपये पकड़ा रहा हो, मोटी मोटा एक तौर एवरेज रख रहे हैं, 20 रुपये साहब को कह दिया, साहब कर दीजिए, साहब अपना आदमी है। सब समझ गए कि अपना आदमी है मीन्स कुछ मिठाई लाया है। ठीक है ना, अपने आदमी मिठाई लेके आ गए हैं, जैसे रिश्तेदार आते हैं तो मिठाई लाते ही लेते हैं, कहते साहब अपना आदमी है, तो वो समझ गए मिठाई लेके आया है, और साइन साहब ने कर दिया, ठीक है चलो भाई हो गया काम, जाओ, ओके, सारा ओके हो गया। अब साहब को तो मिठाई मिल गई, साहब को ये पता नहीं है कि 100 में से 70 तो वो लाने वाला खा गया, बिचौलिया जो था, बिचौलिया मोटा माल खा जाते कभी कभी ना, ठीक वैसे ही इसमें होता था। अब रैयत बारी में क्या हुआ, जो किसान इस पे जुताई करते थे, जो रैयत वाले मतलब जो खेती करते थे, उनको जमीन का क्या बना दिया गया, ओनर। जो खेत पे काम किया करते थे उनको ओनर बना दिया गया, मालिक, उनका मालिक घोषित कर दिया गया, ये रैयत वाली। ठीक है ना, सरकार ने देखा भाई जो जमीन जो जोत बो रहा है, मौके पे सर्वे होगा, अगर पाया गया वो उसका मालिक होगा। तो भू राजस्व नीतियों ने भूमि जोतदारों के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी थी। अब जब ये सुन गया कि भाई जो जमींदार था, जिसने जमीन दे रखी थी कि जिसको पाया जोतते बोते वो, फिर ये जमीन उसी की हो जाएगी, तो उसने मौके पर क्या किया, हटा दिया सबको, रहने दो हम कर लेंगे खेती।
है ना, जो बेचारे को आधा मिल रहा था खाने कमाने की भी एक जरिया था, वो भी छीन लिया गया उससे व्यवस्था से। तो समस्या बहुत पैदा हुई। कृषि का व्यवसायीकरण होने से चाय, कॉफ़ी, नील, अफीम, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन जैसे फसलों के उगाने के लिए अनाज उत्पादन गिर गया। ठीक है ना। अब जब होने लगा तो फिर बस इसी पे ही जिससे इनकम आने वाली फसल थी वही ज़्यादा बोने जाने लगी। अब ये चाय, कॉफ़ी, नील, कपास, अफीम, जूट, गन्ना, लेकिन ये जो तिलहन मतलब तेल वेल वाली फसलें थी इसका पैदावार कम होने लगी। नए मध्य वर्ग का उदय। अब इन सब के बीच में क्या हुआ, एक नया मध्य वर्ग उभर के सामने आता है। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय समाज में नई कानून, अदालतों, सरकारी अधिकारियों, वाणिज्यिकीय एजेंसियों की शुरुआत हुई। नई नई कंपनियां आई मार्केट में, नए नए लोग आ गए प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए। अंग्रेजों ने भूस्वामी के अतिरिक्त एक नए पेशेवर सेवा करने वाले मध्यम वर्ग को भी बनाया। अंग्रेजों ने एक, अब मिड में भी एक किसान, ये तो गोरे लोग हो गए अंग्रेज, ठीक, और यहाँ जो इनकी चेन थी यहाँ किसानों में फार्मर तक जाने के लिए एक मीडिएटर को रख लिया इन्होंने, जो इनकी बात इन तक जाके कहता और इनकी बात इन तक बोलता, अंग्रेजों तक। क्या टैक्स वसूलना है, क्या करना है, वो मीडिएटर का काम करने लगे। हाँ, अभी एक सेंटर में काम करने के लिए हो गए। परिवहन और संचार। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रेलवे का नेटवर्क बनाया गया। ठीक है, इसके 19वीं सदी में रेलवे नेटवर्क बनाया गया। इससे ब्रिटिश बैंकरों और निवेशकों को अपनी अतिरिक्त पूंजी तथा संपत्ति को रेलवे निर्माण में निवेश करने का मौका प्राप्त हुआ। अब जैसे शेयर खरीदते हैं ना, वैसे शेयर परसेंटेज में उन्होंने रेलवे में अपना पैसा डाला कि मतलब इनकम होगी तो हमारा पैसा बढ़ेगा। समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव। अब हमारे कल्चर पे भी ब्रिटिश प्रभाव पड़ने लगा, समाज पे भी। आजकल देखते ही हो कि ज़्यादा सब अंग्रेज बन गए, है ना, देसी कल्चर तो अपना भूल गए सब। ठीक, हमारा कल्चर जीन्स पैंट वगैरह है ही नहीं, हमारा कल्चर धोती कुर्ता पजामा ये सब है। ठीक, डाइनिंग टेबल वगैरह हमारा ये नहीं है कि चेयर पे बैठ के आराम से टेबल लगा के खा रहे हैं। सास ससुर, लाइक जैसे ससुर खा रहे हैं तो बहू भी वहीं बैठ के खा रही है, ऐसा हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर था कि हमारे समाज के पुरुष हैं वो एक बार खा लें तो महिलाएं अलग बैठ के खाया करती थी। ठीक है ना, बराबर में बैठ के नहीं खाया करती थी। और जो खाना खाया करते थे हम लोग पहले के कल्चर में, ज़मीन पे बैठ के खाया करते थे। वो छोटा सा पीढ़ा वगैरह, पटरा वगैरह बोला जाता था, उस पर बैठ के खाना खाते थे। छोटा सा टेबल रख लेते थे जिस पे आराम से बैठ के, नहीं तो ज़मीन पे ही बैठ के चटाई बिछा के लोग खाना खाया करते थे। ठीक, आज भी गाँव में यही कल्चर है ज़्यादातर। लेकिन अब देखी देखा सब क्या कर रहे हैं, जैसे नेट वगैरह ज़्यादा चल गया, इनकम लोग आजकल अच्छी कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, तो कल्चर में वो सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड हमारा बढ़ रहा है। बट आने वाले समय में क्या होगा कि वही कल्चर उन्हें ज़्यादा सुविधा वाला, डॉक्टर कहेगा नहीं ज़मीन पे बैठ के खाओ, सुबह पार्क टहला करो, मेहनत किया करो। पहले के लोग क्या करते थे कि खेत में मेहनत करते थे, आज के लोग खेत में नहीं कर पा रहे हैं, पैसा दे के जिम में मेहनत करने जाते हैं, वही पसीना निकालते थे। तो ये एक हमारे कल्चर से उनके कल्चर में फ़र्क आ गया। ठीक, अब हम उनका कल्चर अपना ले जिनके यहाँ 12 महीने 24 घंटे ठंडी पड़ती है। हमारे कल्चर के तो मौसम ही अलग हैं, उस हिसाब से हमारा कल्चर है। लोग समझते नहीं है लेकिन बस कॉपी कर रहे हैं। उनके कल्चर में दारू पीना नॉर्मल है, हमारे कल्चर में दारू पीना बेकार समझा जाएगा, क्योंकि हमारा प्रदेश कुछ गर्म प्रदेश है, उनका तो ठंडा एरिया है ना, तो वो पिएंगे शरीर को गर्म रखने के लिए। आओ अपने टॉपिक पे आते हैं। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह तथा कठोर जाति व्यवस्था जैसी कई सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित थी। अब ये कुप्रथा थी जो प्रचलित थी, ठीक है, इसमें अंग्रेजों का सहयोग होने से बहुत ज़्यादा बदलाव आया। जैसे
सती प्रथा और बहु विवाह, विधवा विवाह, एक तरह से बहु विवाह छोड़ दो, बहुत ज़्यादा मल्टी शादी जो कर लेते थे उसके भी वो होने लगा विरोध, और विधवा का विवाह नहीं होता था, वो सती, सुना ना, सती प्रथा थी, जला दिया जाता था, वो भी ख़त्म हुई, और उसके बाद उनके दोबारा से मतलब शादी करा दी गई। कठोर जाति व्यवस्था जैसी कई सामाजिक कुप्रथाओं प्रचलित थी, जैसे छुआछूत भेदभाव होता है ना, छोटी बड़ी जाति है, ये है वो, तुम हमारे बराबर नहीं बैठ के खा पी सकते, तुम हमारे बर्तन में नहीं खा पी सकते, ये सारी प्रथाएं थी। पुरोहित महंगे अनुष्ठान, बलि तथा जन्म या मृत्यु के बाद की रीतियां करवाते थे। पंडित लोग, पुरोहित पंडित, ये कहते थे जन्म है, मरण है, ये है वो है, बहुत सी कुरीतियां किया करते थे, रीति रिवाज इन्होंने बनाए थे। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई कानूनी उपाय शुरू किए गए, कानूनी उपाय बनाए गए। अगर नियम बना के लागू कर दिया गया तो सारे मानेंगे, ऐसे कोई नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने नियम के थ्रू पालन करना सोचा। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1829 में सती प्रथा जो जला दी जाती थी स्त्रियों को, उस पर रोक लगा दी गई। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। 1929 में शारदा अधिनियम पारित कर बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया। बाल विवाह मतलब 18 साल से कम लड़कियों की शादी नहीं होगी, लड़की लड़कों की। तो आज उम्र कितनी हो गई है? लड़कियों की 18 हो गई है और लड़कों की 21 साल, उससे पहले नहीं होगी। और जिसके तहत ये रोका गया उसको हम क्या कहते हैं? शारदा अधिनियम, ठीक ना, शारदा अधिनियम के तहत उसे बाल विवाह को रोका गया था। ठीक, अगला टॉपिक है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति इस तरह की बनाई गई ताकि भारतीय कम पैसों में क्लर्क की नौकरी करने को तैयार हों तथा इससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बन जाए जो अंग्रेजों के प्रति वफादार हो और ब्रिटिश संस्कृति के प्रशंसक बने तथा ब्रिटिश वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो। अब इन्होंने, जैसे कि इसमें इन्होंने किया क्या, इन्होंने अंग्रेजों ने कहा क्या कि ये वफादार किस तरह से बनेंगे? जो उनके प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, वो अगर वो ज़्यादा बिकवाएंगे, उनकी डिमांड बढ़ाएंगे, उनकी चीज़ों की डिमांड बढ़ाएंगे, समझेंगे बहुत अच्छा है। तो इन्होंने एक नई शिक्षा नीति अपनाई कि हम तुम्हें सभ्य बनाएंगे। सभ्य बनाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि तुम गंवार हो, पहले तुम्हें गंवार घोषित कर दिया, हम लोगों को गंवार बना दिया। क्या कहा? ये जो तुम दातुन करते हो ना, दातुन, ठीक है ना, ये गंवार का निशानी है, ब्रश करो, ब्रश, ठीक, और ब्रश करने से दांत हो जाता है ब्रश, घिस घिस के जैसे साफ करते हैं ना, और ये इसकी अपर लेयर जाती है कट। दांत अगर है ऐसे, मान लो दांत है, इसकी जो अपर लेयर होती है ये घिस जाती है ब्रश से, और फिर होता है डेंटल के पास आना जाना, और वहाँ से बीमारी शुरू। अब तक हमारे देश के लोग दातुन को जब तक करते आए, डेंटल के पास उतना जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि दातुन चबाने से क्या होता था? दांत की मजबूती होती थी, मसल्स अच्छी होती थी, एक्सरसाइज होती थी मसूड़ों की, और इतना वो मतलब कहते हैं कि रफ नहीं होता था जिससे कि उसकी लेयर कट जाए या मसूड़े कटें। इसके वजह से गांव के लोगों के दांत बहुत कम खराब होते हैं। ठीक, फिर इन्होंने कहा कपड़े तुम्हारे सही नहीं है, तुम ऐसे पहनो, हम ऐसे पहनते, तुम गंवार हो, मतलब पूरी तरह से असभ्य घोषित करके हम लोगों को सिखा रहे थे कि ये करोगे तो सभ्य होगे। तो यही करके उन्होंने अपने कल्चर को इंडिया में दिया और अपने सामान को फिर बेचा। जैसे कहानी हो गई कि गंजे को कंघी बेचना, ठीक है ना, गंजे को पहले उम्मीद दिलाई गई कि तुम्हारे बाल आएंगे, तेल लगाओ ये वाला, ठीक है ना, ऐसे लगाओगे, जब बाल आ जाएंगे तो फिर कंघी करनी पड़ेगी, तो कंघी भी खरीद लो। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, हमें एक नई शिक्षा नीति अपना के हमें असभ्य घोषित किया और फिर उसके बाद सिखाया दुनिया। इसी तरीके से उन्होंने शिक्षा नीति में परिवर्तन करके हम लोगों को पहले असभ्य बताया, फिर उसके बाद संस्कृति, कल्चर, अपना सारा चीज़ सिखा के बोला कि अब ऐसे कर, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपनी बिक्री बढ़ा ली। ठीक, जो जगह है ना, यहाँ पे देखो, ब्रिटिश वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो। जो अंग्रेजी
इंग्लैंड से जो सामान वगैरह जो आते थे उन सब में ज़्यादा वृद्धि हो पाए। बात आई अब अगला हेडिंग हमारे में सुधार आंदोलन के प्रभाव। अब इन्होंने सुधार आंदोलन में क्या देखते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीयों के मन में अधिक से अधिक आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान और अपने देश के लिए गर्व की भावना पैदा की। ठीक, अब इन्हें कुछ लोग जाके कह रहे अरे नहीं, ये जो शिक्षा नीति लाए हैं मूर्ख बना रहे हैं, ये अपने सामान ला के बेच रहे हैं, जिनको नहीं पता था वो उन्हीं के गुण आज भी गाए जा रहे हैं, है ना। ये चीज़ है, वो चीज़ है, ब्रांड के नाम पे बहुत सारी चीज़ें विदेशी खरीद खा रहे हैं, विदेशी चीज़ों को पहन रहे हैं कपड़े। आजकल हमारे जो जैसे रोज़मर्रा के फूड में ही अगर देखा जाए तो विदेशी फूड ज़्यादा है। बच्चे जाएंगे तो उनको कहो मोमोज खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, है ना। देसी आइटम कुछ, देसी आइटम हमारे क्या है, पहले जैसे ऑमलेट बना देते थे, ब्रेड लगा के, ये सब था, लेकिन ये नॉर्मल। उससे ज़्यादा इडली डोसा हो गया, लिट्टी चोखा है, ठीक है ना, जलेबी समोसे हैं, कचौड़ी पकौड़ी है, ब्रेड पकौड़े वगैरह, ये सब देसी है नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, कच्चे पक्के सामान, वो बासी भी होते हैं, है कि नहीं। डॉक्टर के पास जाओगे, तबीयत खराब होगी, पहले कहेगा ये आइटम तो नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। तो जब इनको जगाया गया तो इनके अंदर क्या आई, अपने देश के प्रति एक राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भाव पैदा हुआ और उसके अंदर जगा, जिसको वो बढ़ावा देने लगे, सबको समझाने लगे। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ने भारतीयों को जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण दी। आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन जब आई ना, तो लोगों को सोचने की तर्क क्षमता बढ़ाई, सोच समझने की शक्ति बढ़ा दी, ताकि तर्क वितर्क कर पाए किसी चीज में। नहीं तो उससे पहले क्या था, लोग कि धार्मिक कर्म कांड में चले जा रहे थे, जो कह दिया बस वही, हाँ हाँ बस हो गया। अंधविश्वास की तरह दुनिया चल रही थी, आंख बंद करके भरोसा कर लिया, मान लिया, क्यों है कैसे कुछ नहीं था। लेकिन जब मॉडर्न एजुकेशन हमारे पास आई तो व्हाट व्हेन व्हाई में हम लोगों ने भी भरोसा किया, क्यों कब कैसे जब समझने लगे तर्कों पे, जब सिद्ध होता है तो माने, नहीं तो नहीं माना हमने। अब यहां पे विरोधी आंदोलन। ब्रिटिश शासन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम स्वरूप विदेशियों के खिलाफ भारतीयों में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। अब इन्होंने क्या किया, विदेशियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया कि नहीं, इनके खिलाफ ही होना है, इनकी हम नहीं सुनेंगे, इनसे हम अपने देश को बचाएंगे, हम अपने देश की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाएंगे, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ करते हैं। ब्रिटिश शासन के क्या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम स्वरूप विदेशियों के खिलाफ भारतीयों की कड़ी, उनके ज़्यादा प्रभाव को देखते हुए इन्होंने विरोध करना तब शुरू कर दिया कि नहीं तो ये तो और भी ज़्यादा बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसके लिए किसानों, जनजातियों द्वारा पोषक शासकों के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की श्रृंखला पूरे देश में फैल गई। अब इन्होंने पूरे देश में ब्रिटिश विरोधी शासन, जो ब्रिटिश शासन थे ना, उनके विरोध में आंदोलन छेड़ दिया। पूरे भारत में जहाँ जहाँ जन जन सबको जगाना शुरू कर दिया था। यहीं से बात आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गई, 1857 की क्रांति तक बात आ गई। तो ये विद्रोह हुआ, कैसे हुआ 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह ने पहली बार विभिन्न धार्मिक और जातीय पृष्ठभूमि वाले वर्ग के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक कर दिया। अब जब सबको समझ में आ गया तो ना ही हिंदू, मुस्लिम, ना ही सिख अलग अलग नहीं हुए, ये सब क्या हो गए, एक हो गए। और क्या किया, ब्रिटिशों को भगाने के लिए पूरा शुरू हो गए। अब कोई धर्म जाति नहीं थी, सब एक होकर लड़ने की शुरुआत कर लिए कि एक होकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे। हाँ, ब्रिटिशों से, ठीक है, क्योंकि वो मंगल पांडे वाला केस था जहाँ पे वो सुअर और उसकी गाय की चर्बी मिला के कर रहे थे, तो सबका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। सबको समझ में आने लगा तो सबने मिलकर क्या किया, इनका विरोध करना शुरू किया। और 1857 की वही क्रांति हुई थी। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया तथा
भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हुए। अब यहीं से क्या हुआ, इसका अंत नहीं हुआ, मतलब परिवर्तन लाने लगे शासन में, कुछ ना कुछ परिवर्तन, धीरे धीरे कुछ लोगों को सलाहकार, कुछ लोगों को ऐसे ऐड करते करते तब भारतीय उसमें मूल में बहुत लोग आए। इसी तरह क्या हुआ कि इनके शासन में परिवर्तन आया, फिर भारत के कुछ लोग उनके नियम में परिवर्तन आया तो उनके मतलब सलाहकार में आए और सब में भर्ती होने लगे। धीरे धीरे करके ब्रिटिश शासन में भारतीयों की एंट्री हो गई थी, भारतीयों की एंट्री हो गई थी। ठीक है ना। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चन है तो कर लेना। ठीक, ओके, बाय स्टूडेंट।